गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 18 अक्टूबर एंड डे है मंडे। तो यार वापस से 2-3 क्वेरीज टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आ रही थी कि सैटरडे संडे को जो है वीडियोस क्यों नहीं आई। तो मैंने बताया है पहले भी, मंडे की वीडियो में हर बार ऐसे होता है कि मैं पहले ही बोलता हूँ कि सैटरडे संडे को जो है वीडियोस नहीं आते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो है मैं एनालिसिस पूरा डालता हूँ और इसके पीछे रीज़न है। मतलब अगर आप मंडे टू फ्राइडे अगर आप देख लेते हैं ना पूरा, और आप समझ लेते हैं कि मैंने मतलब कैसे समझा है, तो अब सैटरडे संडे का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता। और फाइनेंस वाली न्यूज़, इकोनॉमी वाली न्यूज़ तो बहुत ही कम होती हैं। जो मैंने पहले बनाता भी था, जब पहले सीरीज़ चलती थी, तो उसके अंदर भी यही होता था कि बहुत ही कम लेंथ की वीडियो हो जाती थी और वो सब हो जाता था। तो अगर आप चाहें तो एक बार खुद से ट्राई करें पढ़ने का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने अभी तो नहीं सेंड करी है, बट अगर आप चाहते हैं तो पुरानी भी मैं सेंड कर सकता हूँ, जो सैटरडे संडे की है, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उसका, उसके ऊपर। आज मेरे को एक और एडिशनल बात करनी है आपसे कि अपने चैनल से रिलेटेड, कि मैं जो है सोच रहा था अभी कि शॉर्ट सेशंस मुझे अपलोड करने चाहिए नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम ये आप देख रहे हैं पर्पल से हाईलाइट हो रखा है FATF ग्रे लिस्ट। तो ये अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो ये जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एक अलग से छोटी सी वीडियो बननी चाहिए, वो अपने सेशंस जो पहले मैं डाल चुका हूँ उनके अंदर से मुझे कट करके डालने चाहिए। मतलब ऐसा क्लिप, शॉर्ट क्लिप की तरह मुझे डालने चाहिए, नहीं डालने चाहिए। मतलब इससे अगर आपकी हेल्प हो रही है तो मैं ज़रूर डालूंगा इसको। तो अगर आप ये चाहते हैं कि डलें, जैसे मैंने कई बार काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, लोन अमोर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक मोराटोरियम का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था वो, तो मैंने आपको बताया था। तो ऐसी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं पास्ट में भी न्यूज़ के अंदर जो आते थे। तो वो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जो है वो सेशंस की फॉर्म में उनको कंपाइल करके, आप मतलब उससे वीडियो से निकाल करके डाल सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। मॉरिशस में बी आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट दिस मंथ। पहले मैं मॉरिशस को समझ लेते हैं यहाँ पे क्यों न्यूज़ के अंदर। मॉरिशस बेसिकली एक टैक्स हेवन कंट्री है, सभी को पता है। यहाँ पर इनकम टैक्स जो है, पर्सनल इनकम टैक्स तो ज़ीरो है, और कॉरपोरेट टैक्स जो है, मतलब कि कंपनीज़ के ऊपर, सॉरी, जो कंपनीज़ की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो भी बहुत ही नॉमिनल है, यानी कि इंडिया से काफ़ी कम है, और मतलब बाहर के ग्लोबल मार्केट में जो टैक्सेस लगते हैं उससे काफ़ी कम। हुआ क्या है कि यहाँ पर FATF ग्रे लिस्ट क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर FATF ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दो काम करती है। पहला इनका काम है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, यानी कि जैसे आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग कि यहाँ से आपने किसी कंट्री में इलीगली पैसे भेज दिए, किसी भी रीज़न के लिए हो सकते हैं, वो इनको प्रिवेंट करना है। दूसरा इनका काम है टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। टेररिज्म फाइनेंसिंग बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का एक छोटा पार्ट होता है। इसके अंदर आप जो पैसा कहीं पे इलीगली भेजते हैं, वो आप इस इंटेंशन से भेजते हैं कि वो, मतलब, या फिर इस चीज़ के लिए भेजते हैं कि टेररिज्म में उसका सपोर्ट रह सके। फॉर एग्जांपल, हम ऐसे इमेजिनरी एग्जांपल ले रहे हैं, US से किसी ने तालिबान में पैसे भेजे तो वो टेररिज्म फाइनेंसिंग आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली ML मतलब आपका मनी लॉन्ड्रिंग, और TF मतलब आपका टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये दोनों इनका रोकना काम है। और इंटरनेशनल बॉडी है ये, और गवर्नमेंट से इनको पूरा सपोर्ट रहता है। गवर्नमेंट से जो डेटा इनको चाहिए, जिस कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करना है, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सबका इनके पास एक्सेस पूरा रहता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोलते हैं। इंटर मतलब इंटरनेशनल के लिए, और गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट से भी इनका पूरा लिंक अच्छे से रहता है। अब ग्रे लिस्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग है? ग्रे लिस्ट मतलब आप समझ ही होंगे वैसे तो, बट इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग में ये सब हर कंट्री के ऊपर जो है आय रखती है। आय रखने का मतलब है कि हर कंट्री के ऊपर ये थोड़ा सा वो चेकिंग करती रहती है टाइम टू टाइम। बट ये जो है यहाँ पर जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं, जैसे आपका अभी कुछ टाइम पहले घाना भी इसी के अंदर था, तो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा वॉच बढ़ा देती है कि यहाँ पे जो है AML लॉज मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में कुछ ना कुछ आपका डिफेक्ट चल रहा है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट चल रहा है, जैसे तालिबान हो गया, ये सब हो गया। मॉरिशस एंटर्ड द FATF ग्रे लिस्ट इन Feb 2020। मॉरिशस एंटर किया है इस लिस्ट के अंदर Feb 2020 के अंदर, ऑलमोस्ट आपके 1 साल 1.5 साल पहले। तो ये हो गया बेसिकली। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब आपको न्यूज़ समझ में आएगी कि मॉरिशस में भी आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट दिस मंथ, यानी कि इस महीने जो है आपका
निकल सकता है बाहर। तो यहाँ पे दो बातें, एक तो एफ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं पहले। एफ बेसिकली G7, अगर आपको पता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये 7 कंट्रीज आप गूगल करेंगे आपको आराम से मिल जाएगी, मैंने आपको पहले बताई भी हुई है। तो G7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, बेसिकली 7 कंट्रीज इन इंडिया, मतलब इन वर्ल्ड का एक ग्रुप है। तो इन्होंने जो है ये बनाया था, यानी कि G7 का ही इनिशिएटिव है। और दूसरी बात कि 1989 में बना था, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आपको कभी काम आ जाए कोई पेपर वगैरह के अंदर, तो ये जो आपको जान लेना चाहिए। और दूसरी बात कि इसमें क्या है कि आपको ये जानना है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इससे अभी बाहर आई भी हैं। जून 21 की इनकी लास्ट रिपोर्ट अवेलेबल है इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर, जून 21 के अंदर, जिसके अंदर आपकी लेटेस्ट जो कंट्री बाहर आई है वो है घाना। घाना कंट्री अभी पहले इसके अंदर थी और जून 21 की रिपोर्ट्स के अंदर वो बाहर आ चुकी है इस लिस्ट, ग्रे लिस्ट से। तो इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लैक लिस्ट भी होती है, वो भी आप समझ गए कि ब्लैक लिस्ट में तो कोई वो कर ही नहीं सकता उस कंट्री से ट्रेड। अ ग्रे लिस्ट मीन सर्टेन गैप्स इन AML सिस्टम, ये आपको बता दिया। AML मतलब आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम। और ये बेसिकली यहाँ पे आपको एक और रीज़न आप जान सकते हैं कि RBI में लिफ्ट कर्ब्स ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल बाय एंटिटीज इन मॉरिशस इन्वेस्टिंग इन इंडियन NBFC। बहुत मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया। बस इसके अंदर क्या है कि जो मॉरिशस से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे उसका बेसिकली उनका वो जो नॉर्म्स थे वहाँ पे RBI ने सख्त कर दिए, थोड़े से टाइट कर दिए थे, ताकि लोग जो है वो वही बात है कि कम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, क्योंकि इनके ऊपर शक है बेसिकली पूरी उनको वर्ल्ड को। तो दूसरी बात इन्होंने करी कि अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब ये जो हटा है वो क्यों हटा है ये भी आपको जानना जरूरी है। ये भी इन्होंने बताया वैसे ही इस आर्टिकल के अंदर कि FATF इज नाउ कंसिडरिंग अ री रेटिंग ऑफ मॉरिशस फॉलोइंग सर्टेन लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल, वापस से बोल रहा हूँ, लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल चेंजेस इम्प्लीमेंटेड इन द पास्ट 20 मंथ्स। तो पास्ट 20 मंथ्स के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं उसी स्पैन के अंदर जब ये ग्रे लिस्ट के अंदर थे। तो मैंने ये पूरा यहाँ पे कर दिया, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने वो एक और कमेंट में था कि जब आर्टिकल के अंदर से ज़्यादा पढ़ा है, मतलब मैंने ज़्यादातर मैं न्यूज़ में देखता था कि मैंने हेडलाइन से पूरा कवर कर देता था, तो हालांकि उसमें कोई वो नहीं होता, अगर आप उसके बाद एक आर्टिकल पढ़ लेंगे खुद से तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं समझ आने वाले पार्ट में पूरा कर देता था कवर, बट फिर भी अगर आपको अब चाहिए तो मैं पूरा इसमें आर्टिकल में, जैसे मैंने आपको 2-3 लाइनें कोट करके सिखाई है, तो इस तरह से आज भी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे करने वाला हूँ। तो ये हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे चलते हैं 30% ग्रोथ कमा बिग परचेज ऑन कार्ड्स। बहुत बेसिक सी बात है, इसके अंदर हुआ क्या है, ये आपका ET वालों ने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया है, एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरव्यू किया है थ्री डेलापोर्टे, मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर रहा हूँ। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं विप्रो के, विप्रो का जो इंडो का बिजनेस है पूरा इसके अंदर। अब इसके अंदर हुआ क्या है, बेसिकली इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक कंपनी को परचेज किया था, अक्वायर किया था, कैप्को टेक्नोलॉजीज। कैप्को टेक्नोलॉजीज मतलब ऐसा कोई नाम नहीं है उनका, बट काफ़ी बड़ी कंपनी है आपकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर के अंदर। और वही सब इनका काम है कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, कि किसी कंपनी को कहीं पे सेटअप कुछ करना है तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वहाँ पे जो भी काम होना है तो वो उनके अंडर आता था। तो बेसिक, और इनका फ्रांस वगैरह के अंदर जो है मेन बिजनेस था, मतलब हेडक्वार्टर से बिजनेस इनका ओवरऑल ग्लोब था। और 30% इन्होंने जो है उनको अक्वायर कर लिया, और उसके बाद जो है 30% ग्रोथ इनकी कंपनी की टोटल हो चुकी है। और अब जो है नेक्स्ट परचेज ऑन कार्ड्स है, बिग परचेज ऑन कार्ड्स। ऑन कार्ड्स का मीनिंग ये है, थोड़ा सा इडियम वाली सेंस में आपको इसको समझने की, मुहावरे वाली सेंस में इसको समझने की कोशिश करिए। ऑन कार्ड्स का मतलब ये है कि हो सकता है, यानी कि मतलब अभी चांसेस हैं अभी होने के, ऑन कार्ड्स है अभी कि हम कोई और बिग परचेज करें ऐसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, जैसे हमने कैप्को को भी खरीदा था। तो बेसिकली इस तरह से, और इन्होंने अपने, मतलब अब तो क्या होता है कि अगर कोई कंपनी बोलती है कि हम कुछ खरीदने वाले, बहुत ही मतलब कोई भी चीज़ खरीदने वाले, फॉर एग्जांपल आप भी अपने पापा से बोलते हैं कि मेरे को खुद चीज़ खरीदनी है, तो आपको कुछ ना कुछ अपने रिजल्ट शो करने पड़ते हैं। पापा मेरे 10th में इतने आए थे तो मेरे को ये चीज़ खरीदनी है, 12th में इतने आए थे, जो भी है ग्रेजुएशन वगैरह में जो भी। तो इसी तरह से बेसिकली यहाँ पे ये भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी टेक्सटेड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स बाय एट्रिशन एंड कैप्को इम्पैक्ट, कि जो हमने पिछली बार जो चीज़ खरीदी थी उसका इम्पैक्ट अच्छा चल रहा है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स के अंदर आ सकते हैं। अभी भी आ गए हैं, 30% ग्रोथ हो ही गई है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, और ज़्यादा आपको फ्यूचर के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी डील थी वो भी, तो इसका आपको इम्पैक्ट भी ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से बेसिकली आपका, और ये अगर आपको डील का साइज जानना है वो भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, $1.5 बिलियन। ये रहा, मैं जूम कर लेता हूँ एक बार के लिए, 1.5 बिलियन का एक्विजिशन हुआ था ब्रिटिश IT कंसल्टेंसी कैप्को।
तो हमने ये तो पूरा देख लिया। फार्मेसी क्लोजेज 350 मिलियन प्री आईपीओ फंडिंग राउंड। बहुत बेसिक सी बात है, प्री आईपीओ फंडिंग राउंड का बेसिकली मीनिंग होता है कि आपका आईपीओ आने वाला है आपकी कंपनी का। आईपीओ जिसको नहीं पता वो मैंने काफ़ी बार बताया। वैसे तो आईपीओ का मतलब होता है कि एक ऐसी मतलब कंपनी है, वो भी पब्लिक नहीं है, वो पब्लिक होना चाह रही है, पहली बार अपने शेयर इशू करेगी, उसको आईपीओ बोलेंगे। तो अभी तक कंपनी के कोई शेयर वेयर कुछ है नहीं, वो पहली बार अपने शेयर मार्केट के अंदर उतारेगी, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आईपीओ से पहले फंडिंग रेज करने का मीनिंग ये होता है, पहले दो तीन बातें हो सकती हैं। या तो इस कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है, डेट हो गई वैसे फार्मेसी में, तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है बट होगा। तो जो डेट है उसको थोड़ा सा कम कर दें, ताकि क्या है कि आईपीओ के लिए लोग आपके बारे में पढ़ें कि आपका डेट कम हुआ है पिछले टाइम के अंदर। तो वो ये नहीं देखेंगे कि इतनी फंडिंग यहाँ से उठाई थी इसीलिए डेट कम हुआ है, वो सिर्फ ये देखेंगे कि डेट कम हुआ है अभी। तो मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मारेगा, और मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, मारेगा नहीं। तो ये हो सकता है। दूसरी बात हो सकती है कि उनको आईपीओ को कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए, आईपीओ का काम करने के लिए थोड़ी बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही हो। मतलब मान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल है ही नहीं कंपनी के पास, तो वो कैसे करेंगे आईपीओ की प्रोसीडिंग को, तो वो भी चाहिए। दूसरी बात और हो सकता है कि आपको जो है और ज़्यादा शेयर्स और अपना शेयर होल्डर को डिल्यूट करना हो, जो इनका ओनर है उसको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो वो जो है अपनी कंपनी में सेल कराओ थोड़ा बहुत, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। बट एनीवेज हमें ये समझना है कि इन्होंने 350 मिलियन की जो है फंडिंग उठाई है, और अब इनकी टोटल वैल्यूएशन आप हेडलाइन के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैल्यूएशन इनकी 5.6 बिलियन पर अब पहुँच चुकी है। तो बेसिकली इस तरह से आपका काफ़ी सारी अच्छी पॉजिटिव बातें इन्होंने बताई है इसके अंदर, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्री आईपीओ अबाउट टू वैल्यू फार्मेसी एट 6 बिलियन, ये इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने पहले ही बता दिया था, तो हमने कवर भी शायद किए हो, सितंबर 14 का है। तो हमने इन्होंने बोला कि 6 बिलियन पे जो इनकी वैल्यूएशन होने वाली है। खैर अभी 5.6 बिलियन हुई है। अब यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने दो तीन बातें अच्छी बताई हैं। पहले ये वाली बात कि 204 मिलियन के आसपास इन्होंने कहाँ से रेज़ किया है वो बताया हुआ है। इसके लिए आपको मतलब ये पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई इसके अंदर आपको याद नहीं रहने वाला। मेन इनका ये आपका सिंगापुर अमानसा कैपिटल जो सबसे ऊपर होता है, मतलब सबसे पहले होता है, उसका मतलब है कि उससे सबसे ज़्यादा पैसे उठाए हैं। तो सिंगापुर अमानसा कैपिटल सबसे ज़्यादा उठाए होंगे। ब्लैकस्टोन बैग्ड हेज फंड, ये भी आप सब बाकी पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक सी बात है आपकी। अब हुआ क्या है कि ये वाली बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अंदर क्या लिखा, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, मतलब जूम कर रहा हूँ ताकि आपको जो है मैं एक बार ठीक से एक बात समझा पाऊँ। इसके अंदर क्या है कि दो बातें हैं। पहली बात, इसके अंदर हुआ क्या है, अबाउट 20 सीनियर एम्प्लॉयज़ हैव बॉट शेयर्स वर्थ 5 मिलियन एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेल इंडिकेटिंग बुलिशनेस ओवर द आईपीओ। हुआ क्या है, इसके जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सीनियर एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने 5 मिलियन के आसपास के शेयर्स इस सेल के अंदर परचेज़ किए, जो कि मतलब इतनी पॉजिटिव बात हो सकती है, नेगेटिव बात भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। होता क्या है कि सीनियर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कंट्री का इन एंड आउट पता है, उनको पता है कि आज झाड़ू लगी है नहीं लगी कंट्री के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से बेसिकली अब यहाँ पे हो सकता है कि सीनियर एम्प्लॉयज़ को कुछ अच्छी बातें पता है कंपनी की जो बाहर वालों को नहीं पता। तो हो सकता है कि ये एक अच्छे पर्पज़ से इन्होंने शेयर्स खरीदे हो, ताकि ये लॉन्ग टर्म में मतलब रखने के अपने पास। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आईपीओ आएगा तो वो सेल कर देंगे अपने शेयर्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, इसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट उल्टी बात भी हो सकती है, अगर मान लेते एम्प्लॉयज़ ने किसी को सेल कर दिए शेयर, या आईपीओ में मान लेते पब्लिक के लिए निकाल दिए अपने शेयर्स, तो वो बहुत ही नेगेटिव बात हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि अभी इन्होंने सस्ते में खरीद लिए शेयर्स यहाँ पर, और आईपीओ तो मतलब आज के टाइम पे महंगा ही जाने वाला है, सीधी सी बात है। तो आईपीओ महंगा जाने वाला है, वहाँ पे महंगे में सेल कर देंगे, तो वो जो है नेगेटिव बात हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उसको स्पेकुलेटिव रीज़न भी आप बोल सकते हैं इनको शेयर्स को परचेज करने का, वो बहुत ही नेगेटिव बात हो जाएगी। इसके अंदर लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ होने वाली है फार्मेसी की, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पड़ सकता है। और सभी यही बोल रहे हैं कि फार्मेसी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक ही मेन वो बचता है कि एक तो पहली बात है कि फार्मेसी की जो डिलीवरी करते हैं वो उसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाए, वो सब बनाए, वो सब तो कहने की बात है। मैं बताऊँ आपको, जो मेन इनका एक और सेगमेंट अभी बचा हुआ है एक्सप्लोर करना इनको ज़्यादा, वो है कि ये डॉक्टर वाली सर्विसेज प्रोवाइड करें। यहाँ पे एक दूसरी कंपनी का ऐड भी है, उसी से रेफर कर लेते हैं। ये वाली जो डॉक्टर वाली ऑनलाइन कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज हैं, इनको बेटर एंड बेटर वे के अंदर प्रोवाइड करें, क्योंकि इनके पास एक नेटवर्क है बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब ऐसे कंज्यूमर जो इनके लिए लॉयल हैं, जो कि यहीं से अपनी जो है मेडिसिन सोर्स करते हैं। तो अगर यहीं पे उन्हें डॉक्टर का भी काम मिल जाएगा, तो मतलब 10%, 20%, 40% कितने भी लोग जुड़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो है मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ ये।
तो इस तरह से अब यहाँ पे ई कॉमर्स सेल्स बूम, ये आपको लग रहा हो कि मैंने क्या बना दिया, बट एक बार समझते हैं। ई कॉमर्स सेल्स बूम इन फेस्टिव सीजन। यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत बेसिक सी बात है कि कुछ सेगमेंट के अंदर, हैंडसेट के सेगमेंट, मतलब हैंडसेट वाला आपको यहाँ पर टीवी, अपैरल, अपैरल मतलब कपड़े वगैरह से रिलेटेड, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका ई कॉमर्स के अंदर जो है सेल्स इनकी बढ़ी है, यानी कि ऑनलाइन सेल्स इनकी बढ़ी है। तो इस चीज़ को देखने के दो वो होते हैं, मतलब एक तरह से तरीके होते हैं। पहला आपका तरीका, मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें वही लिख रखी हैं। पहला आपका तरीका है कि आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें कि आपका 2018 के अंदर मान लेते हैं कि एक्स रुपीज़ की सेल थी, 19 के अंदर 2x हो गई, डबल हो गई, यहाँ पे 3x हो गई, यहाँ पे 4x हो गई। तो आपको मतलब ये इमेजिनरी फिगर्स है, प्लस x हो रही है हर साल। तो इस तरह से बेसिकली आप ऑनलाइन से ऑनलाइन में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन में टीवी कितने सेल हुए थे मैं ये देख रहा हूँ, टीवी में सिर्फ ऑनलाइन कितने सेल हुए थे मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो वो x से 2x हुए, 3x हुए, 4x हुए, ये सब हुआ। तो बेसिकली ये हो सकता है पहला वे। दूसरा वे ये होता है कि आप परसेंटेज में चीज़ों को देखें। परसेंटेज में चीज़ों को देखने का ये मतलब होता है कि आप टोटल सेल्स जितनी भी है, मान लेते टोटल सेल्स मैंने ऊपर बना भी रखा है इतनी है, उसके अंदर से मान लेते यहाँ पे एक गैप, मतलब यहाँ पे एक बाइफर्केशन हो रखी है कि जी इतना तो ऑफलाइन हो रहा है और इतना ऑनलाइन हो रहा है। तो ये जो परसेंटेज है, ये वाली जो परसेंटेज है ऑनलाइन वाली, मतलब इन कंपैरिजन टू टोटल सेल्स, यानी कि ऑनलाइन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। तो ये जो परसेंटेज है अगर ये ग्रो कर रही है और टोटल सेल्स भी ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है उसका मतलब ये है कि ऑनलाइन सेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो इस तरह से ऑनलाइन सेल्स की ग्रोथ को देखने के या ऑफलाइन सेल्स की ग्रोथ को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। इसी तरह से ऑफलाइन के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने दोनों तरीके यूज़ किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्मार्टफोन के अंदर जो इन्होंने यूज़ किया वो सेकंड वाला तरीका है कि टोटल सेल्स के अंदर 55% पहले मार्केट शेयर था, मतलब शेयर था ऑनलाइन सेल्स का स्मार्टफोन के अंदर, और 60% हो गया है वो। तो ये दूसरा वाला तरीका हो गया। अब यहाँ पे FMCG के अंदर, बाकी तीनों के अंदर, टेलीविजन के अंदर, अप्लायंस के अंदर इन्होंने सेकंड वाला तरीका यूज़ किया है, जो ऑनलाइन टू ऑनलाइन कंपेयर करने वाला। 3 to 5 ये मिलियन होगा मेरे ख्याल से, तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट हाँ मिलियन ही होगा। 3 to 5 मिलियन, 6 to 10 मिलियन आपका हो गया इस तरह से बेसिकली आपका। और ये सब आपका बाकी बहुत बेसिक सी बात है। इसके अंदर मैंने आपको कुछ मार्क नहीं कर रखा, बट कुछ इसके अंदर है भी नहीं, मतलब यही 60% 55% वाला डेटा समझा के दिया हुआ है, बट समझने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया। तो ये हमारा हो गया। जैसे मैंने ये आपको वेज टू प्रेजेंट बताया, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है मैं अलग से काट के डालूँ, जैसे मैंने FATF ग्रे लिस्ट को बताया, या फिर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताया, मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो अगर आपको चाहिए कि ये अलग से मैं कट करके डालूँ वीडियोज़ के अंदर, मतलब चैनल के ऊपर, तो जो है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ बट कार टू व्हीलर सेल्स लैक स्पार्कल, बहुत बेसिक सी बात है आपकी, कार और टू व्हीलर में ये बोलना चाह रहा था। बट यहाँ पे बेसिकली इस वाली को रेफर करते हुए बता रहे हैं कि जी मतलब ई कॉमर्स के अंदर तो सेल्स बूम हो रही है, बट यहाँ से बट हो रहा है कि कार और टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर जो है सेल्स लैक स्पार्कल, यानी कि सेल्स कम हो रही है आपकी। अब हुआ क्या है, बेसिकली इन्होंने 2-3 रीजन्स बताए, ऐसे ही हवा में बात नहीं की है। क्या रीजन्स है आपके? रीजन्स पहला है चिप शॉर्टेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिप शॉर्टेज हिट्स हार्ड पुशिंग डाउन स्टॉक्स डिमांड इन क्रूशियल पीरियड। बहुत बेसिक सी बात, एंड डिमांड इन क्रूशियल पीरियड। इसके अंदर हुआ क्या है कि इन्होंने पहला रीज़न बताया है कि चिप शॉर्टेज, चिप शॉर्टेज मतलब कि जो आपके सेमी कंडक्टर चिप्स होते हैं, ये क्यों चाहिए होते हैं कार्स के अंदर। जैसे कार्स के अंदर आपको पता ही है कि मतलब फ्यूचरिस्टिक कार्स भी आ गई हैं, तो कि इतना इतना एडवांस फीचर्स होते हैं कार्स के अंदर। आपके जो स्टीरियो सिस्टम होता है वो पूरा ऑटोमेटिक होता है, पूरे AC का सेगमेंट पूरा होता है, जो मतलब बहुत सारे फीचर्स होते हैं आपके, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो चिप के ऊपर ही चलती हैं। तो बेसिकली इस तरह से, और अब तो मतलब अगर किसी भी कार को अपनी सेल्स चाहिए तो वैसा हो ही नहीं सकता कि बिना चिप्स वगैरह के अपनी कार, बिना स्ट्रॉन्ग चिप्स के, मैं क्यों कहना चाहिए, बिना स्ट्रॉन्ग चिप्स के, बिना स्ट्रॉन्ग सिस्टम के अपनी कार्स को निकाल दे, बट चलेंगी नहीं उनकी कार्स। तो बेसिकली इस तरह से जो है उनको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ अपनी कार्स निकालनी होती है, उसके लिए चिप होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर चिप्स नहीं होंगी तो सीधी सी बात है कि वो जो है अपनी सेल नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ पे आपने काफ़ी टाइम से सुना ही है कि चिप शॉर्टेज चल रही है, बहुत सारे इसके अलग रीजन हैं, बट चिप शॉर्टेज चल रही है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है इसको कंपेयर किया है कि रिटेल सेल्स जो है, मतलब अच्छा इसके रीजंस यही था, सिर्फ रीजंस इन्होंने यही बताए। दूसरा इन्होंने रीजंस बोला है कि पुश डाउन स्टॉक्स इनके जो है पुश डाउन हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं एक बार आपको बीच में ही लेके चलता हूँ यहाँ पर ET मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे है, इन्होंने बोला ऑटो स्टॉक्स लुक स्ट्रॉन्ग। तो मतलब ये बहुत ही वो वाली बात हो गई ना कि कैसे बोल सकते हैं दोनों चीज़ों को। तो इस तरह से मतलब ये स्टॉक्स वाला मैटर नहीं है यहाँ पे, इन्होंने मतलब हेडलाइन के लिए लिख दिया बस। और पहले जो मेन रीज़न है इसका यही वाला है, चिप शॉर्टेज वाला ही है। तो ये आपका बेसिकली इस तरह से, और डिमांड तो कम हो ही गई है, वो उसका ही तो रीज़न है। तो ये
वो तो रीज़न हो ही नहीं सकता है। तो मेन आपका रीज़न जो है चिप शॉर्टेज का ही रीज़न है। अब यहाँ पे इन्होंने जो कंपैरिजन किया काफ़ी अच्छा कंपैरिजन लगा मुझे भी। रिटेल सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स इन द फेस्टिव सीजन्स इनिशियल फेज अपीयर रिलेटिवली डल पैन इंडिया। बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी नहीं है यहाँ तक कि रिटेल सेल्स कम हो गई है पैसेंजर व्हीकल की और टू व्हीकल की, ये बता रखा है इन कंपैरिजन विद रिकॉर्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन मुंबई। होता क्या है कि एक पॉजिटिव सेगमेंट, पॉजिटिव मार्केट के अंदर आप दो तीन चीज़ों को ही साथ में लेके चलते हैं। जैसे आपका प्रॉपर्टी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, साथ ही साथ व्हीकल के अंदर कितना हो रहा है, या जो लोग हैं वो गोल्ड कितना परचेज कर रहे हैं, वो सब जो चीज़ें हैं ये आप साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि ये एक हाउस होल्ड सेगमेंट के लिए प्रीमियम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऐसी प्रीमियम चीज़ों के इन्होंने दो कंपैरिजन किए हैं। पहला जो आपके व्हीकल तो चल ही रहा है पूरी न्यूज़ के अंदर, दूसरा आपका रियल एस्टेट कि कितने लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं मुंबई के अंदर। तो यहाँ पे विद रिकॉर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इन मुंबई, मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि मुंबई के अंदर जो रियल एस्टेट है उसके अंदर तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन हो गए आपके, और कार व्हीकल की इतनी भी सेल नहीं हो पा रही कि वो मतलब डिमांड उसकी थोड़ी बहुत बढ़े, कम ही हो रही है उल्टा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपका एक इन्होंने जो बात है उसको शायद स्किप कर दिया, मेंशन नहीं करा कि मुंबई के अंदर अभी स्टैंप ड्यूटी कम हो गई है। स्टैंप ड्यूटी आपको पता है, अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो आपकी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है उसको पे करनी होती है। तो मुंबई ने जो है काफ़ी टाइम से जो है अपनी स्टैंप ड्यूटी बढ़ा रखी है, 8-9 महीने से। तो मेन रीज़न इसका वो है, बट फिर भी एक कंपैरिजन के लिए हम इस चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि कार के प्राइसेस भी थोड़े बहुत कम हुए ही होंगे, जितना मुझे आइडिया है थोड़े बहुत कम हुए ही होंगे। तो वो दोनों बातें अपने आप को कंपनसेट करती हैं, और वही है कि आपका इसके बावजूद भी कार के सेल्स जो है कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने डेटा निकाला है FADA से। FADA मतलब आपका फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव, ये आपका डीलर्स एसोसिएशन आपके सामने, इसको भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको। और आपका दूसरी बात कि इन्होंने डेटा निकलवाया है 17% के आसपास जो है ये डिक्रीज कर गया। ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मतलब 16.5 का मतलब वही 17 हो गया। अगर लिखेंगे तो 16% भी लिख सकते हैं, बट 17 भी लिख सकते हैं, कोई भी एक ही बात है। अब यहाँ पे यही है कि आपका कितना कितना ईयर ऑन ईयर डिक्रीज रहा है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, CV, PV। CV मतलब कमर्शियल व्हीकल, PV मतलब पर्सनल व्हीकल, ट्रैक्टर्स आपको पता ही है, ट्रैक्टर्स। और इसके अंदर जो है कितना कितना डिक्रीज रहा है, कितना इंक्रीज रहा है, ये इन्होंने यहाँ पर पूरा बता रखा है। और ये मतलब रजिस्ट्रेशन वाले नंबर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि टोटल सेल्स ये डिपिक्ट करते हैं। तो फिर भी हमने जो है पूरा कवर कर लिया है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक बार हम चलते हैं ET मार्केट्स के ऊपर। उसके अंदर 3 ही न्यूज़ आई हैं आज, और सेकंड वाली न्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार कवर कर लेते हैं। बाइंग इन अंडर ओन्ड स्टॉक्स टू कीप द सीजन ऑफ रिकॉर्ड्स गोइंग। बहुत ही बेसिक सी बात है कि कोई भी स्टॉक ऐसा होता है ना कि मतलब आज के टाइम में इतनी रैली चल रही है, 1.5 साल तक रैली चलना बहुत ही बड़ी बात होती है पहली बात तो, जबकि इतनी सेल्स जॉब्स ये सब डाउन था। खैर अभी जो है क्या हो रहा है कि कोई भी स्टॉक्स जो थोड़ा सा भी ऐसे होता है कि मतलब मान लेते कि उसके रियल वैल्यू 100 रुपये के आसपास है, बट अभी के टाइम पे ज़्यादातर स्टॉक्स जो है ऊपर चल रहे हैं, उसके 120 130 के आसपास चल रहे हैं। तो 120 से अगर वो 110 पे भी आता है तो बहुत ही ज़्यादा एक पेस से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है, बहुत ही बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है और ऊपर जाना चाहिए, हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये बताया बाइंग इन अंडर ओन स्टॉक्स, मतलब कि ऐसे जो भी स्टॉक्स हैं जिसमें थोड़ा सा ओनरशिप कम हो रही है, हल्की फुल्की कि कम इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, उसको जो है लोग बाय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ताकि सीजन ऑफ रिकॉर्ड्स गोइंग हो सके। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपको अगर एक तरह से रिटर्न कमाना है तो आपको उसी स्टॉक को खरीदना पड़ेगा जो सस्ता हो और आपको फ्यूचर के अंदर अच्छे रिटर्न्स दे सके। तो यही हो गया बेसिकली सीजन ऑफ रिकॉर्ड्स गोइंग का मतलब ये है कि अच्छे रिटर्न्स कमा सके, इसीलिए हम बाय कर रहे हैं अंडर ओन्ड स्टॉक्स के अंदर। ये टू का मतलब इसीलिए यहाँ पे इस सेंस के अंदर है। निफ्टी 100 की इन्होंने वीकली गेनर्स बताया है टॉप, कि टाटा मोटर्स ने कितना गेन किया, अवेन्यू सुपर मार्ट्स ने कितना गेन किया, वेदांता ने कितना गेन किया, ITC जुबिलेंट फूडवर्क्स क्या है कि ये डोमिनोज को जो है पूरी चेन को देखता है, तो मतलब डोमिनोज को एक तरह से कह सकते हैं आप, डोमिनोज ने 10% गेन किया। तो ये सब जो चीज़ें आप देख भी सकते हैं। टाटा मोटर्स आपको पता है कितना बड़ा है, हमने मतलब अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, 30% के आसपास से जो है ये बढ़ गए। तो बेसिकली इस तरह से पूरा आपका अंडर ओन स्टॉक्स को किस तरह से आप बाय कर सकते हैं, और ये सब है। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे रीजंस बताए हैं कि ऑप्टिमिज्म क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, दोनों बातें इन्होंने बोली है। पहला बात, ऑप्टिमिज्म क्यों होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ने का मतलब ये है कि प्रॉफिट जो कंपनीज़ ने अपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करी है, बताया है, और अपने जो क्वार्टर के प्रॉफिट हैं बताए हैं, 2 क्वार्टर्स के, 3 क्वार्टर्स के, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं।
तो इसी वजह से ऑप्टिमिज्म आना चाहिए। बट ऐसा क्या है, ये तो हर कंपनी का हुआ है जनरली, जो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट दूसरी बात जो इन्होंने नेगेटिव के लिए बताई है वो ये बोली है कि हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस चल रहे हैं। हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर क्या होता है कि लोग क्रूड ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्रूड ऑयल भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ से जो है स्टॉक मार्केट के अंदर मनी कम हो जाती है, और मनी कम होने का सीधा सा मतलब है कि स्टॉक मार्केट थोड़े थोड़े अमाउंट से नीचे जाएगा या ऊपर कम जाएगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर कम जाएगा, एक ही बात है। तो बेसिकली हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गए, और वीकनिंग ऑफ रूपी, मतलब रूपी का वीकनिंग होना, समझ गए कि डॉलर और रूपी के रेट में रूपी नीचे जा रहा है। तो मैं इस तरह से तो ये बेसिकली होता क्या है कि रूपी एक्चुअली में ऊपर जाता है, तब जो है रूपी का रेट जो वीकर होता है। होता क्या है, अगर मान लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया भी, $1 अगर 70 रुपीज़ का है, और अगर $1 नीचे चला गया, मान लेते हैं ₹65 का हो गया, तो एक्चुअली में रूपी की स्ट्रेंथ बढ़ी है, क्योंकि आप 70 रुपीज़ के अंदर $1 पहले खरीद पा रहे थे, अब आप 65 के अंदर $1 खरीद पा रहे हो, तो यहाँ पे जो आपकी रूपी की स्ट्रेंथ बढ़ गई। बट होता क्या है कि अगर आप मान लेते हैं 75 हो जाता है, यहाँ पे आपको पेपर में लगेगा कि बढ़ रहे हैं वैल्यू, बट अब सिर्फ 75, अब आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसी $1 को परचेज करने के लिए। तो अब आपकी जो है वीकनिंग हुई है करेंसी की। तो ये 75 वाला कुछ सिनेरियो आपका चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, वीकनिंग रुपी की हो गई है। तो इसी दोनों रीजंस की वजह से कहना चाह रहे हैं कि हो सकता था कि ऑप्टिमिज्म थोड़ा कम होना चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने दूसरी लाइन ये लिख दिया, अगेंस्ट द डॉलर इन्वेस्टर्स आर इन नो मूड टू बेट अगेंस्ट ऑप्टिमिज्म एट दिस जंक्चर। मतलब इन्वेस्टर्स जो है किसी भी मूड के अंदर नहीं है कि वो, मतलब जो ऑप्टिमिज्म है इसके खिलाफ जाके इन्वेस्टमेंट ना करें। मतलब घुमा फिरा के ये बोले कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और धूमधाम से कर रहे हैं। ऑटो एंड बैंक शेयर्स विच हैव बीन अंडर परफॉर्मेंस इन द रीसेंट मंथ्स वर अमंग द टॉप गेनर्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको वापस से बताया था, ऑटो शेयर्स, ये इन्होंने लिख दिया वर अमंग द टॉप गेनर्स। तो मतलब अभी इन्होंने बोला था कि ऑटो शेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि ऑटो सेगमेंट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया टॉप गेनर्स। तो मतलब ये टॉप गेनर्स वाली बात सही है, वो वाली बात गलत है, मैंने आपको जो बताया था। और क्योंकि ये 2 बार भी लिखी है और यहाँ पे भी लिखी है। नाउ सेकेंड न्यूज़ आपकी ये वाली है, मैं इसको कर लेता हूँ पहले। इसके अंदर क्या है, सेबी टर्न्स टू बिग डेटा टू नेल द स्मार्ट वायलेटर्स। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही बेसिक न्यूज़ है वैसे तो। इसके अंदर हुआ क्या है, सेबी आपको पता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बहुत ही बेसिक बात है। ये हुआ क्या है कि इनका मेन काम 2-3 ही होते हैं कि ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। कोई अगर फ्रॉड कर रहा है, कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको मतलब आइडेंटिफाई करे, उसको पकड़े। तो उसके लिए ही जो आपका सेकंड वाला काम मैंने आपको बताया कि जो फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं रूल्स को, उनको पकड़ने के लिए ही ये बहुत सारा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। एनालिटिक्स मतलब कि वही है कि आपका कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई 20,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा, मतलब कोई भी लिमिट हो सकती है। तो इस तरह से बेसिकली आपका इस कैसे किसी को पकड़ेंगे आप जो स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। वहाँ पे तो आपको नाम ही दिख रहा है सिर्फ, उसके बारे में और कुछ नहीं दिख रहा। तो वो सब आपको अमाउंट के ऊपर करना पड़ेगा, टाइम के ऊपर करना पड़ेगा, कोई अगर अनयूजुअल टाइम्स के ऊपर डीलिंग कर रहा है, तो वो सब जो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसी चीज़ को इन्होंने और बड़े स्केल पे कर दिया है, बिग डेटा का इन्होंने यूज़ किया। बिग डेटा का मतलब नाम पे आपको जाना है, बिग डेटा मतलब लाखों लाखों करोड़ करोड़ लाइन्स का डेटा होता है। आपको चीज़ों, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं बिग डेटा के। एक तो बिग डेटा नाम से ये बिग डेटा का टूल मतलब, तो ऐसे जो बहुत सारे टूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए आप डेटा को एनालाइज करें कि कितने कितने लोग जो हैं कब कब बाय करें, उसमें से आप जो पोटेंशियल स्कैम्स हो सकते हैं, पोटेंशियल आपके फ्रॉड्स हो सकते हैं, उनको निकालें, फिर उसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें। स्क्रूटिनी बोलते हैं, अच्छे से स्क्रूटिनी करें, फिर आप जो है अपने फ्रॉड्स को निकालें, मतलब पहचाने ढंग से। तो इस तरह से बेसिकली आपका यहाँ पे आप ब्लू लाइन वाली देखेंगे, टू कैच द सेवियर वायलेटर्स। सेवियर का मैं आपको एक बार जूम करके मेरे को बताना पड़ेगा। सेवियर का मतलब होता है आपका डेटा सेवी जो लोग हैं, एक टर्म से आती है डेटा सेवी, उस मतलब वो एक स्लैंग वाली टर्म है थोड़ी सी, तो उसको यूज़ करते हुए इन्होंने बताया। तो ये मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है हल्की सी, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही तो अब एक बार रिवाइंड करके देख लें। अभी तक क्या है, अभी ये भी इन्होंने बताया कि अभी तक क्या होता था कि टिप्स पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सचेंजेस, यानी कि BSE NSE वाले बोलते थे कि हमें इसके ऊपर डाउट लग रहा है, तो उसके बाद आपका सेबी जो है एनालाइज करता था। एंड मार्केट इंटरमीडिएट्स मतलब वही है कि कोई अच्छा बैंक है, कोई जैसे मान लेते हैं SBI बोल रहा है कि जी हमारे यहाँ से इस बंदे ने इतना लोन लिया है, और हमें ये भी दिख रहा है कि मतलब हमारे ऐप से जाके इसने इतने स्टॉक्स को परचेज़ कर लिया, तो हमें उसके ऊपर डाउट है कि कहीं ये फालतू में कुछ वो तो नहीं कर रहा।
तो आप जो है एक बार इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लो, हमें डाउट लग रहा है। तो इस तरह से बेसिकली जो है इन्वेस्टिगेशन चलती थी, पहले ऐसे चलता था। अब जो है सेबी ने बिग डेटा में मूव करा। अब क्या क्या यूज़ करेगा सेबी, मतलब सेबी आपका क्या क्या यूज़ करेगा ये उन्होंने बता रखा है। डेटा एनालिटिक्स यूज़ करेगा, कॉल रिकॉर्ड्स देखेगा, बैंक ट्रांजेक्शन देखेगा, सोशल मीडिया कनेक्शन देखेगा। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आपको सिर्फ एक बंदे के बारे में ये चारों चीज़ें एनालाइज करनी है, या डेटा एनालिटिक्स अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ दे सकते हैं। मतलब आपको ये 3 चीज़ें एनालाइज करनी है, ये वाली और ये वाली। सिर्फ 3 चीज़ें आपको एनालाइज करनी है एक पर्सन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए। तो उसमें भी आपको जो है 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर ये एक पर्सन का 1 लाख हो जाए या 1 करोड़ हो जाए, मान लो 1 करोड़ हो जाए, तो क्योंकि इंडिया के अंदर इतने इन्वेस्टर्स हैं, तो 1 करोड़ हो जाए, उसके अंदर से स्कैम करने वाले कुछ ही होंगे, 100-200 हो सकते हैं मान लेते हैं, जो पोटेंशियल स्कैम्स होते हैं। तो फिर भी आपको एनालाइज तो सबको करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम में कितना एफर्ट लगेगा। इसी के लिए बिग डेटा के कुछ टूल्स होते हैं जो इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आपका बहुत बेसिक सीन होती है, बट फ्यूचर के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, इसलिए मैंने आपको एक बार बहुत ही डिटेल के अंदर इसको बता दिया। अब हुआ क्या है कि ऑटो मेटल आईटी स्टॉक्स लुक स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे बेसिकली बहुत बेसिक सी बात है, आपको कोई इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे मेन आपको जो चीज़ इसके अंदर देखनी है कि इनको कैसे पता चला। ये क्या है कि कुछ टेक्निकल एनालिस्ट बैठे हैं। अगर आप CNBC चला के कभी देखते हैं तो उसके ऊपर पूरा दिन ये लोग बोलते रहते हैं, मतलब इन जैसे टेक्निकल एनालिस्ट कुछ लोग बोलते रहते हैं कि ये स्टॉक इतना जाएगा, ये स्टॉक इतना जाएगा। जब मेरी वीडियो आती है 9 बजे के आसपास, तब तो बहुत ही ज़्यादा होता है। पहला सौदा नाम से इनका वो आता है, शो आता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है। तो ऑटोमेटल स्टॉक्स का इन्होंने बता रखा है कि ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो मेन आपको रीज़न जानना है कि कैसे इनको पता चला, ये चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा जाननी है। और अगर आपको मेटल स्टॉक्स का नहीं पता तो मेटल स्टॉक्स के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे आपका टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, नाल्को हो गया। नाल्को के अंदर मतलब नेशनल एल्यूमिनियम वाली कंपनी है ये। और हिंदुस्तान जिंक हो गया, NMDC, मतलब मेरे को जितने याद आ रहे हैं मिनरल वाली कंपनियाँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, NMDC तो गवर्नमेंट की है। तो ये सब जो चीज़ें हैं बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक्स हैं आपके मेटल्स के अंदर। तो बेसिकली इस तरह से आपका, और आपको मेन रीज़न आपको हाउ जानना है कि किस तरह से हो सकता है। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का और मेरे इंस्टाग्राम का, उसको आप जाके तो फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर ये सेशंस जो मेरे आपको शॉर्ट सेशन मैंने आपको बोला था वो भी आपको इन्फॉर्म में कर दूंगा अगर मैं डालूंगा तो। और वही आपको ही बताना है कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ, तो आप जो है नीचे जाके कॉमेंट उसके लिए भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।